क्या किया था लास्ट, KGDWIRC, अरे बराबर है, कितने हेड्स है टोटल, 5, टोटल कितने हेड्स है 5, बट उसमें बोलता है कि सारे इनकम तो, लास्ट लेक्चर एब्सेंट है, क्यों, लेक्चर देखा कि नहीं ऑनलाइन, तो बोलो प्लीज। 5 हेड्स में से गवर्नमेंट बोलता है सैलरी एक हेड है, बिजनेस एक हेड है, उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट वाले हेड है वो है हाउस प्रॉपर्टी का रेंट वाला IFHP और कैपिटल गेन्स, बट फिर ऐसे कितने हेड बनाएंगे, तो एक हेड बना दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कोई भी इनकम कहाँ पे नहीं जा रहा है 1 to 4 हेड्स में और वो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो किधर जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें अपन ने पढ़ा था डायरेक्टर सिटिंग फीस, सबलेटिंग वाला रेंट, लैंड से जो रेंट आ रहा है वो, एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, वो सब इधर आ जाएगा, बराबर है। हाईलाइट करो, तुम्हें पढ़ के नहीं है, पेज नंबर 10.1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एग्जांपल्स दिए मिला, सबलेटिंग हाईलाइट करो, डायरेक्टर फीस हाईलाइट करो, 10.1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे एग्जांपल्स है, सबलेटिंग हाईलाइट करो, डायरेक्टर फीस हाईलाइट करो, ग्राउंड रेंट हाईलाइट करो, मिला। फिर नीचे F में हाईलाइट करो प्लॉट ऑफ लैंड, लास्ट में हाईलाइट करो सैलरी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पढ़ाया था, इन लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम्प्लॉय नहीं होते हैं, अरे याद है कि नहीं, कोई फिक्स आवर्स नहीं होता है, सचिन 5 साल के लिए मेंबर था, वो सब पढ़ाया था, बराबर है। फिर बट गवर्नमेंट ने ओवर अ पीरियड रियलाइज किया कि थोड़ी इनकम यार अदर सोर्सेज में जाती है, तो उसको इधर परमानेंट बना दिया, KGDWIRC, क्या बोला, के मतलब क्या था, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, रिलायंस को पैसा मिला दो PGBP, और अगर मुकेश अंबानी को पैसा मिला दो अदर सोर्सेस। फिर G मतलब गिफ्ट, मनी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में मूवेबल इमूवेबल, मूवेबल में नो प्राइस लो प्राइस, नो मनी में सिंगल या एग्रीगेट, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी एक्सीड 50,000 देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। मूवेबल में एग्रीगेट या सिंगल, एग्रीगेट, एग्रीगेट व्हाट, फेयर मार्केट वैल्यू, अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन कितना है 50,000 देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। और मूवेबल लो प्राइस में डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड परचेज प्राइस, अगर एग्रीगेट मोर देन 50 है देन इट इज टैक्सेबल, अदरवाइज इट इज नॉट। मिल रहा है क्या। इमूवेबल में एग्रीगेट या सिंगल, सिंगल, सिंगल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 50 है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। और अगर लो प्राइस में मिला तो 10% से ज़्यादा डिफरेंस है, अपना प्राइस 100 रुपया है, स्टैम्प ड्यूटी वाला 120 बोलता है, तो 10% से ज़्यादा डिफरेंस है तो डिफरेंस पे टैक्स आएगा। अगर डिफरेंस 50 के ऊपर है तो क्या, डिफरेंस 50 के ऊपर है तो। हाउएवर पेज नंबर 10.2 अपन ने किया, 10.3 किया, रम विस्की LCD 10.4 पेज मिला, हाईलाइट किया था रम विस्की LCD, हाईलाइट करो नहीं तो वो या समझता नहीं है कि हुआ है नहीं हुआ है। रम विस्की LCD पे टैक्स आने वाला नहीं है, मिल रहा है कि नहीं यार। R मतलब रिलेटिव्स, M मतलब मैरिज, W मतलब विल, H मतलब हॉस्पिटल्स, K मतलब काइंड मतलब पर्सनल, घड़ी वड़ी वो सब, कितने भी महंगे मिले टैक्स नहीं आएगा, कार वार पे नहीं आएगा। फिर बाद में L मतलब लोकल अथॉरिटी, C मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और D मतलब कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। यहाँ से गिफ्ट मिला तो टैक्स आने वाला नहीं है, समझ रहा है कि नहीं यार, श्योर। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मतलब मैं, मेरी बीवी, मेरे मम्मी पापा, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पाउस, क्या ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पाउस, इतना पॉइंट याद रहेगा, आंसर बोलोगे। फिर अपन ने नीचे नोट नंबर 2 पढ़ा था लास्ट में, कोविड के बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए गिफ्ट मिला दो एग्जेम्प्ट, मरने के बाद एम्प्लॉयर से मिला तो एग्जाम, मरने के बाद अदर देन एम्प्लॉयर से मिला तो 10 लाख एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड 12 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, कितने महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। बिटकॉइन का ट्रीटमेंट सेम एज मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब गोल्ड जैसा ट्रीट होता है वैसे ये ट्रीट होएगा। अच्छा, प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू कर रही है एट अ प्रीमियम, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, नो टैक्स नथिंग, बट अगर प्रीमियम किससे ज्यादा है, फेस वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू दोनों से ज्यादा है तो फेयर मार्केट वैल्यू और इशू प्राइस का जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेज में। क्या इशू ज्यादा होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों से क्या ज्यादा है, इशू प्राइस, तो आपको टैक्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, अदर सोर्सेज में जाएगा। 10.7 पेज,
डिविडेंड बोलो फटाफट, बिना देख के बोलो। इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, नॉर्मल डिविडेंड, टैक्सेबल, डीम डिविडेंड टैक्सेबल, ऑल डिविडेंड्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। और कौन से ईयर में? नॉर्मल डिविडेंड जब अनाउंस या डिक्लेयर किया वो ईयर में, और डीम्ड और इंटरिम डिविडेंड जब रिसीव हुआ वो ईयर में। डीम डिविडेंड 222A से 222E तक जाता है। 222A फॉर रिलीज ऑफ कंपनी एसेट, क्या? रिलीज ऑफ कंपनी एसेट। बी फॉर बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सी फॉर कंपनी लिक्विडेशन, क्या? सी फॉर कंपनी लिक्विडेशन। डी फॉर रिडक्शन इन कंपनीज कैपिटल। ई मतलब प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया है और वो शेयर होल्डर का मिनिमम 10% शेयर होल्डिंग कंपनी में है, तो जितने का रिजर्व्स है उतने के लोन को डिविडेंड मानेंगे। पूरा लोन डिविडेंड या रिजर्व्स वाला? रिजर्व्स वाला। इतना पॉइंट समझाएगा। क्या किया? 10.7, 10.8, अरे यार मिल रहा है क्या? 10.9 इंपॉर्टेंट है, लास्ट डे रिवीजन है यार। अगर आपने बेटा हाउस प्रॉपर्टी की तरह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो डिडक्शन पीजीबीपी में क्या था, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू बिजनेस रेवेन्यू इन नेचर डिडक्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में रिस्ट्रिक्शन था, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स मिलेगा और इंटरेस्ट, बस 3 ही मिलेगा। वहाँ पे पीजीबीपी में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अदर सोर्सेज में ऐसा नहीं है। जो डिडक्शन चाहिए बिंदास ले लो, बट डिविडेंड में रिस्ट्रिक्शन है। पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलेगा बस। क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन। तो डिविडेंड अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, वो भी आपको मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम मिलेगा। क्या वाला? मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टाफ वेलफेयर स्कीम मिल रहा है कि नहीं यार? एम्प्लॉय से मैंने बोला कि मैं तुम्हारे बदले प्रोविडेंट फंड में डालूंगा, तो तुम भी पैसा दो, मैं भी खुद डालूंगा। मैंने तुमसे पैसा ले लिया और फंड में डाल दिया तो कोई टैक्स नहीं है। तुमसे पैसा लिया बट फंड में नहीं डाला तो टैक्सेबल हो जाएगा। कितना? जितना नहीं डाला उतना। क्या? जितना नहीं डाला उतना। फिर और कुछ पढ़ा था, पेज नंबर 10.11 पे पढ़ा था, रेंटल इनकम मिला, सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का रेंट अगर है तो बिजनेस में जाएगा, नहीं तो अदर सोर्सेज में आएगा। बोलो यार। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था, रेंट अगर बिल्डिंग से है तो किधर जाता है? हाउस प्रॉपर्टी में। बट बिल्डिंग के साथ साथ अदर एसेट भी दिया तो इनसेपरेबल है तो पूरा अदर सोर्सेज, सेपरेबल है तो अलग अलग ट्रीटमेंट होएगा। मिल रहा है क्या? और कुछ नहीं है, सब लेटिंग हो सब तो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन भी अपन ने पढ़ा था बेटा। अगर मेरा जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट जबरदस्ती लेके जा रहा है, मैं बेच रहा हूँ या जबरदस्ती गवर्नमेंट लेके जा रहा है? जबरदस्ती गवर्नमेंट ले जाता है। वो अपन ने पढ़ा था, लैंड रोड बना एक्सपांड करने के लिए, गाँव में डैम्स बनाने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो कैपिटल गेन में जाएगा। किधर जाएगा? बट अगर गवर्नमेंट ने पैसा देने में डिले किया तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? और वो जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेज में आएगा, बट पूरे इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं आएगा। किस पे आएगा? 50% पे। तो 4 लाख इंटरेस्ट मिला तो टैक्स 2 लाख पे, 10 लाख मिला तो 5 लाख पे। 50% एग्जेम्पशन है, उसको एग्जाम में डिडक्शन लिख के आना, बट है एग्जेम्पशन। क्या? 50% इज, जैसे अपना वो था ना स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50%। कोई सुन रहा है क्या? आई थिंक इतना ही अपन ने किया था, बराबर है। अच्छा, अभी आंसर बोलो ना। गवर्नमेंट बोलता है कि तुम लोग अगर विनिंग्स से पैसा कमा रहे हो, किससे कमा रहे हो? विनिंग्स कैन बी कार्ड गेम, इट कैन बी गेम शो, इट कैन बी क्रॉसवर्ड पजल जो न्यूज़पेपर में होते हैं, उससे 5,000 रुपया जीता, वो भी हो सकता है। तो इट कैन बी कार्ड गेम, गेम शो, क्रॉसवर्ड पजल्स। कोई सुन रहा है क्या? इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ बेटिंग और गैम्बलिंग एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप करोड़पति में गए और अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत गए तो आप इधर आ जाएगा। अगर आपने लॉटरी में कुछ अमाउंट जीता तो इधर आ जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? तो विनिंग्स फ्रॉम क्या क्या बोला है? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शो, कार्ड गेम, एनी सॉर्ट ऑफ बेटिंग और गैम्बलिंग एक्टिविटी। अगर आप किधर भी विनिंग्स जीत रहे हो, लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट में जीत गए और अगर आपको 50 लाख रुपया मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कोई सुन रहा है? 5,000 मिला तो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होएगा। कौन सा इनकम? विनिंग्स। कौन सा इनकम बोला? विनिंग्स। इतना पॉइंट समझता है। अब गवर्नमेंट बोलता है इस पे हमको पूरा टैक्स चाहिए, 1-1 रुपया। 1-1 रुपये का मतलब मैं आपको पूछता हूँ, मैंने क्लास का सपोज एक ही एक्सपेंस है, मैं तुम लोग को जमीन पे बिठा रहा हूँ, जिम करो, एक ही एक्सपेंस है, क्लास का रेंट पे करता हूँ 5 लाख रुपया और तुम लोग से मुझे फीस मिला 10 लाख रुपया। अमाउंट बदलता हूँ, क्लास का फीस रेंट भरा 5 लाख रुपया, तुम लोग से फीस मिला 9 लाख रुपया। तो मुझे टैक्स कौन से अमाउंट पे भरना है?
4 लाख पे भरना है। अरे प्रॉफिट पे टैक्स आता है ना। अगर मेरे को घर का रेंट मिला 20,000 रुपया, तो 20,000 पे टैक्स आएगा, या माइनस म्युनिसिपल टैक्स 30% और वो सब माइनस करके रेंट अपना ग्रॉस इनकम है, उसमें से खर्चे तो माइनस करोगे ना। मैंने शेयर्स खरीदा 100 रुपए में, बेचा 120 में, तो टैक्स कितने पे आएगा? 20 पे। अरे टैक्स कितने पे आएगा? 20 पे। रिपीट नहीं करे, टैक्स कितने पे आएगा? 20। बट यहाँ पे गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तूने लॉटरी का टिकट खरीदा 500 रुपए का और तूने फर्स्ट प्राइज जीत दिया 5,000 रुपया सपोज, तो टैक्स पूरे 5,000 पे आएगा, 4,500 पे नहीं आएगा। मतलब विनिंग्स के सामने कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। क्या बोला? कोई भी डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। वापस से एक बार समझ जाता हूँ। लॉटरी टिकट मैंने खरीदा, सपोज 50 लॉटरी टिकट खरीदी, तो मेरा खर्चा हो गया 10,000 रुपए का, और उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज एक लॉटरी में मिला, सपोज वो हो गया फर्स्ट प्राइज 10,000 रुपया, तो या 1 लाख रुपया। सो 10,000 की लॉटरी टिकट खरीदी और 1 लाख रुपया जीता, तो खर्चा हुआ है 10,000 का और विनिंग्स कितना है? 1 लाख। तो प्रॉफिट तो 90,000 का हुआ, बट बोलता है पूरे 1 लाख पे टैक्स आएगा जो भी खर्चा तुमने किया है। और एक बार एग्जांपल देता हूँ, सुन रहे हो कि नहीं यार? बराबर है, मुंबई में केबीसी का कॉन्टेस्ट होता है। अज्यूम करो केबीसी वाले कुछ पैसा नहीं देते, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा यहाँ पे नाम आ गया, तो मैं दिल्ली से फ्लाइट में मुंबई आया, फ्लाइट का टिकट का खर्चा हुआ 10,000 रुपया। फिर मैंने 1.5 साल से केबीसी का प्रिपरेशन किया, तो यार बुक्स खरीदी होगी पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, कोई सुन रहा है क्या? उसका खर्चा था 1 लाख रुपया। तो 1,10,000 का मेरा खर्चा हुआ। कैसे हुआ? बुक्स और सब्सक्रिप्शन का हुआ, फिर फ्लाइट टिकट का हुआ, और फिर यहाँ पे आया तो 7 दिन होटल में रुका, तो 7 दिन का 70,000 रुपया, तो 3 लाख का खर्चा हुआ। और मैं केबीसी से अगर 12 लाख रुपया जीत के जा रहा हूँ, तो मेरे को पूरे 12 लाख पे टैक्स भरना है, वो 3 लाख का कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर जो विनिंग्स है, एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। क्या जो विनिंग्स है वो, उसके सामने जो भी खर्चा किया है उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकेंडली गवर्नमेंट बोलता है कि इसमें लॉसेस भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? क्या सेट ऑफ नहीं हो सकते? सपोज मैंने क्या किया, ये वाले साल में ड्रीम 11 पे टीम बनाया, ड्रीम 11 पे टीम बनाने के बाद मैं हार गया, पूरे साल में सपोज मैं 5,000 रुपये हार गया। नेक्स्ट ईयर वापस से टीम बनाया, नेक्स्ट ईयर सपोज मैं उधर 25,000 रुपये जीत गया, तो वो 5,000 का लॉस ये 25 के सामने सेट ऑफ नहीं होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होएगा। तो अगर ये वाले हेड में लॉस है, नहीं सुन रहे हो? लेक्चर बैठे थे कि नहीं हाउस प्रॉपर्टी का? एक घर में प्रॉफिट है, एक घर में लॉस है, तो अपन नेट करके लास्ट में टोटल लिखते थे। अरे एक में 2 लाख का प्रॉफिट, एक में 1 लाख का लॉस है, तो अपन नेट करके 1 लाख लिखते थे ना। मतलब सेट ऑफ हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है? हो रहा है। मेरे पास 2 बिजनेस है, एक क्लास चला रहा हूँ जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट है, एक समोसे का बिजनेस है जिसमें 2 लाख का लॉस है, तो मैं 5 लाख पे टैक्स भरूंगा या 3 लाख? 3 लाख ना, दोनों बिजनेस को सेट ऑफ करूंगा। अरे बोलो यार, बट इधर कोई भी लॉसेस सेट ऑफ होने वाला नहीं है। सो विनिंग्स वाले हेड में अगर लॉस है तो उसको तो इग्नोर ही करो, और दूसरा लॉस है तो इधर सेट ऑफ होने वाला नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? सो मैंने इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसके ऊपर बेटिंग, गैम्बलिंग बेटिंग किया, सुन रहे हो क्या? और मैं 50 लाख रुपया हार गया। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उस पर मैंने बेटिंग किया, उस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपया जीत गया। कोई सुन रहा है क्या? गवर्नमेंट को कहीं से मालूम पड़ गया, समझो ना हाइपोथेटिकल, तो वो मेरे घर पे आया, बोला 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो जीता है उस पर टैक्स भर। मैंने बोला बट पहले 50 लाख हारा भी तो था, तो बोलता है नहीं वो भाड़ में गया, पूरे 1/20 पे टैक्स आएगा। किस पे आएगा? पूरे 1/20। तो यहाँ पे 3 बहुत जबरदस्त रूल है जो तुम लोग को याद रखना है। पहली बात तो उसके सामने कोई भी खर्चों का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। दूसरा, कोई भी लॉस सेट ऑफ होने वाला नहीं है। तीसरा, बेटा इस पे टैक्स रेट 30% है। अब प्रॉब्लम ये है ना स्टूडेंट की लाइफ में कि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये है क्या। बेटा ये डिडक्शन नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में NAV 1 लाख आया, तो व्हाट इज दैट? 30% डिडक्शन है, मतलब वो उसमें से माइनस होएगा, वो उतना टैक्स नहीं भरना है। 1 लाख में से 30% माइनस होएगा। कोई सुन रहा है क्या? अभी जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन पढ़ा गवर्नमेंट वाला, उसमें 50% क्या है? डिडक्शन। वो टैक्स नहीं भरना है, वो माइनस होएगा। तो अगर कंपेंसेशन 5 लाख मिला तो 50% माइनस करो। अरे बोलो यार, ये जो 30% है माइनस नहीं होएगा, ये टैक्स रेट है। मतलब अगर आप करोड़पति में 1 करोड़ जीत के आए तो 30 लाख रुपीज टैक्स भरना है। 30 लाख रुपीज, तो ये डिडक्शन है या टैक्स रेट है? दिस इज टैक्स रेट एट व्हाट रेट? फ्लैट 30%। क्या है? फ्लैट 30%। इतना पॉइंट समझाएगा। अब बेटा इट इज वेरी कॉमन, कंपल्सरी है, जो भी आदमी विनिंग्स का पैसा दे रहा है, मतलब केबीसी में जो कंपनी है जो आपको पैसा देगी, कोई सुन रहे हो कि नहीं यार?
नहीं सुन रहे? लॉटरी ऑर्गेनाइजर, मैं लॉटरी जीता तो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी के सामने मेरे को 2 करोड़ रुपया दिया, स्टेट लॉटरी दी, कोई सुन रहा है क्या? तो इन लोग जो पैसा देते हैं ना, उन लोग को टीडीएस काट के देना है। क्या काट के देना है? तो जब मैं केबीसी में जीतूंगा, उधर देखना तुम लोग, वो चेक देता है वाले में, अमिताभ बच्चन देखते हो कि नहीं केबीसी? तो अमिताभ बच्चन चेक देता है, नीचे लिखा रहता है इट इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशनल पर्पस, अमाउंट विल बी आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट टैक्सेस। कोई सुन रहा है क्या? तो 1 करोड़ रुपया केबीसी में अगर मैं जीता तो बैंक में 70 लाख ही आएगा। उन लोग 30% टैक्स माइनस करके देते हैं, बिकॉज अगर उन लोग माइनस नहीं करे तो आदमी के बैंक में तो 1 करोड़ आया, वो तो सीधा उड़ा देगा। अरे बराबर ना? तो फिर बाद में एंड ऑफ द ईयर 30 लाख जब पेएबल आएगा, वो बोलेगा है ही नहीं सर, मैं क्या करूं? तो सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो पैसा देने वाला है वो पहले से टैक्स माइनस करके देगा। प्लीज बोलो, केबीसी में कितना जीता? बैंक में कितना आया? जब मैं अपना 5 बनाऊंगा तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी जो लिखूंगा, तो उसमें अदर सोर्सेज 1 करोड़ लिखूं या 70 लाख? अरे बोलो यार। 70 लाख। विनिंग्स कितना था? तो इनकम 1 करोड़ ही हुआ ना। तो पूरा ग्रॉस अमाउंट आपको लिखना है। क्या लिखना है? ये पूरे इनकम टैक्स में फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक का रूल है। हमेशा जो टीडीएस कटा है अगर इनकम में से, तो उसको आपको इनकम में ऐड करना पड़ेगा। टीडीएस तो सर डबल टैक्स हो गया, कोई डबल टैक्स नहीं हुआ। जब आप 1 करोड़ ऐड करोगे, सपोज ये आदमी ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाया बस पूरे साल में, तो ये एंड ऑफ द ईयर टैक्स कितना पेएबल आएगा? 30 लाख। केबीसी ने कितना टीडीएस काटा? तो 30 लाख पेएबल आ रहा है, टीडीएस 30 लाख कट गया तो टैक्स पेएबल 0 हो जाएगा। सो टीडीएस माइनस होता है, बट टैक्स में से माइनस होता है, इनकम में से माइनस नहीं होता है। टीडीएस किस में से माइनस होता है? टैक्स में से। किधर से माइनस नहीं होता है? इनकम में से। तो अगर इनकम में से माइनस किया है तो अपने को ग्रॉस अप करना है। क्या करना है यार? ये नहीं समझा तो राइट आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। ये 2 मेन है यार। टैक्स का रेट बोलो 30%। और अगर एग्जाम में नेट विनिंग्स दिया है तो ग्रॉस करना है। नेट विनिंग्स दिया है तो ग्रॉस करना है। ग्रॉस करने के लिए टीडीएस का रेट कितना अज्यूम करना है? 30%। रिपीट नहीं कर रहे, टीडीएस का रेट 30%। समझता है क्या? आंसर बोलो। पेन लास्ट पेज पे जाके या रफ में या कहीं पे भी बेंच पे लिख के निकाल लो, पेंसिल से लिख के दो। मिस्टर ए वॉन 50 छोड़ दो। मिस्टर ए वॉन 8,75,000 net 8,75,000 net in KBC. What will be his taxable income? 11,37,000। आंसर बोलोगे प्लीज। बेटा कितना केबीसी में मैं जीत रहा हूं? सपोज 100 रुपया। कितना जीत रहा हूं? केबीसी वाला बोलता है सर 30% टीडीएस है, तो हम लोग आपको देंगे 70 रुपीज। कितना जीता कोई बोलेगा? टीडीएस कितना है? तो अपने बैंक में कितना आएगा? क्या लिखा है बेटा? 8,75,000 नेट मतलब अपने को जो 8,75,000 मिला है वो 70% है। कितना है? तो उसके सामने 100% कितना होएगा? आंसर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो। 2 मिनट बाद सब लोग करो क्रॉस मल्टीप्लाई। आता है क्रॉस मल्टीप्लाई? बराबर है। कितना आ रहा है? 12,50,000। समझेगा क्या? तो सीधा प्लस 30% नहीं करना है, हमेशा नेट अमाउंट दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ग्रॉस अप करना है। क्या करके ग्रॉस अप करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। रिपीट नहीं कर रहे यार। कितना टीडीएस है? 30%। नेट दिया है तो क्या करेंगे? ग्रॉस। नेट दिया है तो ग्रॉस कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इतना पॉइंट समझेगा बेटा। ये नेट वाला कॉन्सेप्ट ये चैप्टर में, हर एक चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में अगर नेट ऑफ टीडीएस दिया है, नेट ऑफ टीडीएस तो ग्रॉस अप करना है। नेट ऑफ टीडीएस दिया है तो ग्रॉस अप करना है। तो सुन रहा है क्या?
वहाँ पे लिखा हुआ है अपने, सॉरी 10.9 पेज पे हाईलाइट द वर्ड ग्रॉस विनिंग्स। 10.9 पे नीचे हाईलाइट द वर्ड ग्रॉस विनिंग्स। मिला? तो आगे बोलता है फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, अदर देन इनकम ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। तो बेटा अगर मैं ना हॉर्स रेस का मालिक हूँ और मैं रेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो विनिंग्स नहीं हुआ, मैं तो ऑर्गेनाइजर हूँ ना यार। जो सट्टा लगाएगा उसके लिए विनिंग्स हुआ। केबीसी में मैं जीत रहा हूँ तो क्या हो गया? विनिंग्स। बट जो केबीसी गेम शो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो थोड़ी ना विनिंग्स है, उसका तो बिजनेस इनकम हो गया या अदर सोर्सेज में, बट वो इसमें नहीं आएगा। कार्ड गेम और एनी सॉर्ट ऑफ बेटिंग और गैम्बलिंग एक्टिविटी बाय नेचर व्हाटसोएवर, इनकम आर चार्जेबल एट, हाईलाइट द वर्ड टैक्स, हाईलाइट करो टैक्स और हाईलाइट करो 30%, टैक्स हाईलाइट करो 30% हाईलाइट करो। और फिर ऑन ग्रॉस विनिंग्स वहां पे हाईलाइट करो विदाउट, सेम लाइन पे एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट लाइन पे नेट, सेम लाइन पे आगे शैल बी ग्रॉस्ड अप और उसके आगे रेड पेन से लिखो नेक्स्ट लाइन पे इफ नेट इज गिवन, इफ नेट इज गिवन assume TDS rate is 30%, assume TDS rate is 30%। समझता है कि नहीं यार? श्योर। नेक्स्ट नीचे देखो थोड़ा जगह खाली है, उधर लिखो वो जो पीछे एग्जाम्पल लिखा था वही लिखना है सेम, वहां पे लिख दो कंप्यूट विनिंग्स ऑफ मिस्टर ए, compute winnings of Mr. A, compute winnings of Mr. A who received 8,75,000 rupees, who received 8,75,000 rupees from KBC, from KBC। कोई समझ नहीं पा रहा है मेरे को यार, सुन रहे हो कि नहीं? बेटा यहाँ पे क्या है, नेट दिया है ग्रॉस दिया है, कैसे मालूम पड़ा? रिसीव्ड पास्ट टेंस दिया है मतलब टीडीएस काट के दिया आएगा, ये आपको हमेशा अज्यूम करना है। अंडरलाइन द वर्ड रिसीव्ड और नीचे कॉपी करो प्लीज। क्या नहीं समझा? नहीं, विनिंग्स पे जो केबीसी वाला है वो 30% तेरे को टैक्स माइनस करके देगा। तो तेरे को 1 करोड़ रुपया तो जीता बट बैंक में आएगा 70 लाख। बट जब तू अपना इनकम कंप्यूट करेगा तो तुझे बताना 1 करोड़ पूरा है, तो 1 करोड़ तूने अपना इनकम बता दिया। अब सपोज तूने पूरे साल में कोई टैक्स नहीं आया और कोई इनकम नहीं है सपोज तेरा, तो 1 करोड़ पे 30% मतलब तुझे कितना टैक्स भरना है? 30 लाख। बट तेरा टीडीएस ऑलरेडी 30 लाख कट गया ना, तो अब तो एंड ऑफ द ईयर 0 भरेगा बिकॉज ऑलरेडी तेरा 30 लाख पे हो गया। सो डबल टैक्स नहीं है, बट तेरे बिहाफ पे किसी और ने टीडीएस भर दिया होगा। उसका लॉजिक ये है कि बिकॉज तेरे को पैसा मिला और तूने खर्चा कर दिया तो बैंड बच जाएगा, इसलिए मिला है। लास्ट पार्ट है इंटरेस्ट इनकम। प्लीज ये ना यार, कितने बार भी पढ़ा लूँ मैं, 100 बार भी बच्चा रॉन्ग ही करके आता है एग्जाम में। कोई सुन रहा है क्या? सुन रहे हो कि नहीं यार? नीचे पेज नंबर 10.10 पे देखो खाली है थोड़ा, मिला। अब यहाँ पे बेटा पहली बात तो है ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो रॉन्ग होता है बच्चे लोगों का। अगर पेपर इजी बनाया तो लाइफ बहुत इजी है, अगर पेपर ट्रिकी बनाया तो ये राइट लगेगा तुम लोग को, बट एग्जामिनर रॉन्ग देगा। सिक्योरिटीज अगर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बराबर है, मतलब मैं शेयर ब्रोकर हूं और मेरा काम ही है डिबेंचर खरीदना बेचना एंड सो ऑन। तो अगर सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड है तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। बट अगर मैंने सिक्योरिटी हेल्ड किया है एज इन्वेस्टमेंट,
एज क्या बोला, इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने इन्वेस्टर की तरह होल्ड किया हुआ है, तो जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ये सब लोग भूल जाते हैं क्लासिफिकेशन। क्या है अपने पास, सिक्योरिटीज है, बराबर है। सिक्योरिटी कैसे होल्ड किया है, स्टॉक में, तो बिजनेस में जाएगा, इंटरेस्ट भी बिजनेस में जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट भी अदर सोर्सेज में जाएगा। तो सुन रहा है क्या, ये क्या हो गया सर, ये तो लॉजिकल है, नहीं लॉजिकल है। डिविडेंड, अगर डिविडेंड ऑन शेयर्स, शेयर्स अगर मैंने बिजनेस की तरह होल्ड किया स्टॉक की तरह, तो भी डिविडेंड अदर सोर्सेज में जाएगा, और शेयर्स अगर इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड किया है तो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज, बट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में प्रॉब्लम है। किस में प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर उसको स्टॉक की तरह होल्ड किया है तो बिजनेस, और अगर उसको इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड किया है तो अदर सोर्सेज। डिविडेंड में ये क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ किधर है, सिक्योरिटीज में। किधर है बेटा, सिक्योरिटीज में। इतना पॉइंट समझेगा। अब है ना एक सेकेंड पॉइंट, 3 पॉइंट है, मतलब यहाँ पे ना ये सब चैप्टर में आउट ऑफ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन रहेगा, जैसे जब मैं अपना पेपर लिख रहा था सीए इंटर का, 75 मार्क का हमारे जमाने में डीटी था और 25 मार्क का आईडीटी था, 75 का था। क्वेश्चन रहेगा, तो मेरे को एग्जामिशन आया टैक्स में, और फाइनल सीए में डायरेक्ट टैक्स में भी एग्जामिशन है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी एग्जामिशन है। सुन रहे हो कि नहीं? सो जब मैं इंटर का पेपर लिख रहा था ना, तो 3 सम मेरे को याद है। एक रेसिडेंशियल स्टेटस का आया था, एक एडवांस टैक्स का आया था। कोई सुन रहा है क्या? तो हम लोग को पहले एक अलग अलग सम पूछता था चैप्टर वाइज, अभी तुम लोग को एक पूरा एक मिक्स सम आता है, बट पहले ऐसे थे। तो जब मैं वो सम लिख रहा था ना, मैंने उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया होगा तीनों सम को मिला के, 3 मिनट एक्स्ट्रा, सो दैट उसमें 15 में से 15 आ जाए। कोई सुन रहा है क्या? तो ये सब टॉपिक जो है ना, उसमें आउट ऑफ लाना बहुत जरूरी है। सो बाकी क्या होता है, अगर पहला क्वेश्चन कोई ट्रिकी आ गया, एक एडजस्टमेंट नहीं आया, 2 एडजस्टमेंट नहीं आया, तो उसमें पूरा आईसीआई 0 मार्क्स नहीं देता है। तो जो 99% ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग फॉर सीए इंटर पहले 10 मार्क के क्वेश्चन में मिस्टेक करके आते हैं, 99% में बोल रहा हूँ। कोई सुन रहा है क्या? तो 10 में से उसमें 8 आया, 7 आया, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू डू राइट। कोई सुन रहा है क्या? बट जो ऐसे है जहाँ पे 5 में से 5 आ ही सकता है, उसमें मार्क्स नहीं जाना चाहिए। कोई सुन रहा है क्या? तो ये सब टॉपिक, अदर सोर्सेज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कोई सुन रहा है क्या, आगे जो एडवांस टैक्स ये सब पढ़ोगे। अभी पीजीबीपी इतना बड़ा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही सकता है, इधर उधर एडजस्टमेंट घूम ही सकता है। कोई सुन रहा है? अरे बोलो, कैपिटल गेन्स में पॉसिबल है, वो तो सबसे ट्रिकी होता है। एग्जाम में सिंपल पूछता है, बट पढ़ने के लिए ट्रिकी है, और सैलरी में भी बड़ा चैप्टर है। तो ये सब पे प्लीज फोकस करना, विनिंग्स मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसमें भी 3 प्रॉब्लम किधर है, पहले तो बच्चा क्लासीफाई करना भूल जाता है। क्वेश्चन रहेगा, और ये तुम एग्जाम में 99% अदर सोर्सेज का ही होता है। 99% कितना किसका होता है? तो बेसिकली सबका राइट ही जाता है, बट कभी एक बार स्टॉक इन ट्रेड बोल दिया और तुम लोग को क्लिक नहीं हुआ तो रॉन्ग चले जाएगा। पहले तो इतना समझा। सेकेंड पॉइंट जो बच्चे को याद नहीं रहता है, इंटरेस्ट भी अगर नेट दिया है तो उसको ग्रॉस अप करना है, बट इधर टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होता है 10%। कितना रेट एप्लीकेबल होता है? 10%। कोई भी इनकम जिसको नेट दिया है उसको ग्रॉस करना है। क्या? कोई भी इनकम जिसको, तो इंटरेस्ट भी नेट दिया है तो क्या करना है? ग्रॉस, बट नेट ऑफ टीडीएस होना चाहिए। नेट ऑफ क्या बोला? टीडीएस। तो ग्रॉस करने के लिए टीडीएस कितना अज्यूम करेंगे? 10%। इंटरेस्ट पे टीडीएस इज 10%, विनिंग्स पे 30%। सुन रहे हो कि नहीं? तो इसको ग्रॉसअप कैसे करोगे? अगर बोला है नेट 4 लाख है, तो 4 लाख इज 90%, तो 100 विल बी हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4 लाख इज 90%, 100 विल बी हाउ मच? थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आदमी बोलता है गवर्नमेंट से पैसा मिला तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई सुन रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेस्ट एफडी पे मिला, टैक्सेबल। इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम में मिला, टैक्सेबल। इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिला, टैक्सेबल। कोई सुन रहा है क्या? ऑल इंटरेस्ट आर टैक्सेबल, थोड़े से एक्सेप्शन है। क्या बोला? थोड़े से एक्सेप्शन है। मिल रहा है कि नहीं यार? पीएनजीआरसी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पीएनजीआरसी। पोस्ट ऑफिस, सुनो यार, पोस्ट ऑफिस देख के रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट है तो एग्जेम्पशन। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, क्या मतलब? पोस्ट ऑफिस आपको एग्जाम में बोलेगा पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, मतलब फिक्स डिपॉजिट, टैक्सेबल। रिपीट करोगे, व्हाट इज टैक्सेबल? पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस एन्युटी प्लान, टैक्सेबल। ओनली पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट एग्जेम्प्ट है। मेरे नाम पे अकाउंट है तो 3500 का एग्जेम्पशन है। मेरे और मम्मी के नाम पे अकाउंट है, सुन रहे हो कि नहीं यार? मेरे और मेरे पापा के नाम पे अकाउंट है, मेरे और मेरी बीवी के नाम पे अकाउंट है, तो 7000, मतलब जॉइंट अकाउंट में 7000, सिंगल अकाउंट में 3500। कौन से स्कीम में? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। क्या बोला? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। एन मतलब
एनआरआई बॉन्ड्स एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। एन मतलब क्या बोला, एनआरआई बॉन्ड्स। जी मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। क्या बोला, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 9। तुम लोग ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट गोल्ड खरीदता है, कोई सुन रहा है क्या? तो गवर्नमेंट बोलता है हमको गोल्ड खरीदने का है, पैसा आ रहा है, बिकॉज जो यूएस के पास हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व है। सुन रहे हो क्या? तो यूएस कभी मतलब ऐसे एकदम एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं जा सकता है, वो रिसेशन विसेशन हो सकता है, बट गोल्ड, सुन रहे हो कि नहीं यार? सो गोल्ड तो है ही ना उन लोग का, जो अपना डिपॉजिट होता ही है। सो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 को प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट बोलता है कोई टैक्स नहीं आएगा। कहीं पे बाढ़ भूकंप आ गया तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो उन लोग रिलीफ बॉन्ड अनाउंस करते हैं। क्या कहते हैं? तो उसका इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट है। और अगर हाईवे वाईवे बना, ये सब पुराना है, अभी तो सब उन लोग के पास पैसा है, बट हाईवे बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स अनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। ये सब का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। कौन सा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। इंडिविजुअल है तो, जॉइंट है तो 7000। एन मतलब एनआरआई बॉन्ड्स। एन मतलब क्या बोला, एनआरआई बॉन्ड्स। इसमें और भी आते हैं एनआरआई बॉन्ड्स, और इसमें आता है स्पेशल बेरर बॉन्ड। क्या आता है? तो इसको नोटिफाइड बॉन्ड्स लिख दो। नोटिफाइड में एनआरआई बॉन्ड्स है, स्पेशल बेरर बॉन्ड है। क्या बोला? एनआरआई बॉन्ड्स और स्पेशल बेरर बॉन्ड। जी मतलब गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। आर मतलब रिलीफ बॉन्ड्स, बराबर है। क्या बोला? और सी मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। क्या बोला? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स। ये सब इंटरेस्ट क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट। बाकी सब क्या रहेगा? टैक्सेबल। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से मिला तो टैक्सेबल, प्राइवेट कंपनी से मिला तो टैक्सेबल, लिस्टेड कंपनी से मिला तो टैक्सेबल। फर्स्ट लाइन में हाईलाइट करो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हाईलाइट करो, और उसके ऊपर लिखो एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कॉमा इंटरेस्ट ऑन bonds and debentures. Interest on bonds and debentures. Interest on government securities. Interest on government and non-government securities. Etc. बराबर है। सेकेंड लाइन पे हाईलाइट द वर्ड एग्जेम्प्ट, और वहां पे लिखना है तो ये लिख सकते हो PNGRC। मिला? उसमें ए पॉइंट में हाईलाइट द वर्ड नोटिफाइड। नोटिफाइड में क्या क्या आ रहा है वो देखो प्लीज। नेशनल डिफेंस बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड। हाईलाइट द वर्ड स्पेशल बेरर बॉन्ड। फिर नेक्स्ट हाईलाइट द वर्ड सेविंग सर्टिफिकेट। सेविंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हाईलाइट द वर्ड क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। वहां पे लिखो प्लीज, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट्स विल बी टैक्सेबल। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट will be taxable. Post office term deposit will be taxable. Will be taxable. फिर क्या है? इंडिविजुअल हाईलाइट करो, 3500 हाईलाइट करो, जॉइंट हाईलाइट करो, 7000 हाईलाइट करो। पॉइंट नंबर बी काम का नहीं है, नॉन रेसिडेंट बॉन्ड। पॉइंट नंबर सी हाईलाइट द वर्ड लास्ट में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 लिखा। देन हाईलाइट द वर्ड, पॉइंट नंबर कौन से पे हो? डी में हाईलाइट द वर्ड रिलीफ बॉन्ड, और ई में हाईलाइट द वर्ड 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। लास्ट जो है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, और उसमें हाईलाइट द वर्ड TDS 10%। TDS 10%। नेक्स्ट लाइन पे लिखो प्लीज, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन पास्ट टेंस, if information is given in past tense, that is amount received, net amount paid,
net amount paid, etc. Then assume net of TDS. Then assume net of TDS. Then assume net of TDS. समझता है क्या कुछ तो? हाँ 7% रहेगा कोई नहीं चलेगा लिखा। और फिर ये नीचे देखो जगह है उधर ये कॉपी करना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और कुछ बाकी है इसमें चेक करो प्लीज। पीछे एग्रीकल्चर इनकम अपन ने पढ़ लिया, अरे बोलो यार, यस और नो मिला? और कुछ नहीं। गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 10.16 पे। क्वेश्चन 2 रफ में सॉल्व करना, फेयर में नहीं करना। क्वेश्चन 2 उसमें नीचे सेकेंड लास्ट में देखो ना, टेबल में सेकेंड लास्ट में सी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी दिया है, मिला? उसमें 2500 नेट दिया है, मिला? अरे बोलो, उसको 25,000 करो प्लीज, 25,000 करना, 25,000 करना। जो सी लिमिटेड इंडियन कंपनी है टेबल में, उसका अमाउंट सेकेंड लास्ट कॉलम में नेट अमाउंट जो 2500 है उसको 25,000 करना है। नेट अमाउंट जो 2500 है मेक इट 25,000। और ऐसे पेंसिल से टोटल करो बस, अलग अलग है। देखो ना, ये पूरे चैप्टर का समरी है। पहले ऊपर जो टेबल है उसके ऊपर डिविडेंड दिया है, मिला? फिर उसके बाद टेबल के जस्ट बाद रेंट दिया है, मिला? फिर उसके बाद नीचे देखोगे तो विनिंग्स है, नेक्स्ट पेज पे गिफ्ट है, मिला? तो एक रफ में सब अमाउंट निकालो ना, डिविडेंड कितना टैक्सेबल होने वाला है, रेंट कितना होने वाला है, ऐसा पेंसिल से करो रफ में। मास्टर प्रॉब्लम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।
तुम लोग को क्या क्या निकालना है बताओ, क्या समझ रहा है कि नहीं यार? पता नहीं चलता है तुम्हारे बैच का। डिविडेंड कितना टैक्सेबल है, रेंट कितना टैक्सेबल है, इंटरेस्ट, विनिंग्स और गिफ्ट, ये बताओ एक एक अमाउंट कितना टैक्सेबल है।
कितना है? कुछ तो आया कि नहीं? डिविडेंड डिविडेंड तो आया कि नहीं? गिफ्ट कितना है बोलो? 180 और विनिंग्स इंटरेस्ट रेंट और डिविडेंड 145। Ex resident individual submits the following particular of his income for the previous year ending 31st March 25. Dividend. Name of pair company A Limited foreign company. Is it deemed dividend under 222E? No, 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 yes. बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है. Deemed हो तो भी टैक्सेबल है, नहीं हो तो भी टैक्सेबल है. फॉरेन कंपनी है तो भी टैक्सेबल है, इंडियन कंपनी है तो भी टैक्सेबल है. तो वो दोनों कॉलम्स रेलेवेंसी नहीं बचे. डेट ऑफ डिक्लेरेशन जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, मई. सब कुछ नहीं बोला है, मतलब करंट ईयर में डिक्लेयर हुआ है तो अपन करंट ईयर में टैक्सेबल भरेंगे. अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड अंडर 194. तो टीडीएस कितना काटा है? 0,002,000 मिला. नेट अमाउंट पेड इज 70, 43, 2,500 एंड 18,000. सो मैं बोल सकता हूँ डिविडेंड ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड से मिल रहा है. बराबर है. कितना मिल रहा है? पहले वाले का 70,000 है, दूसरे वाले का 43,000 है, फुल्ली टैक्सेबल है. तीसरे वाले का 2,500, 25,000 मैंने कराया, वो भी टैक्सेबल है. अरे बोलो. एंड लास्ट वाले में क्या बचा है? 18,000. 18,000 प्लस 2,000 मैं बोल सकता हूँ 20,000 टैक्सेबल है. कोई सुन रहा है क्या? नेट अमाउंट पे टैक्स आता है या ग्रॉस अमाउंट? ग्रॉस अमाउंट ना. तो वहां पे उसके पहले वाले कॉलम में दिया हुआ था कि अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इज 2,000. तो 2,000 अगर टीडीएस काटा है और 18,000 बैंक में आया तो टैक्स विल बी 20,000 पे. मैंने बोला था कि कोई भी इनकम में टीडीएस कटा है, कोई भी सैलरी में भी टीडीएस कटा है तो ग्रॉस अप करना है. क्या करना है? तो मेरा कितना इनकम हो गया? 1,58,000. लास्ट कॉलम दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बोरो टू इन्वेस्ट इन शेयर. सो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का इंटरेस्ट पे किया? देखो बेटा, प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000. तो टोटल इंटरेस्ट 11,000. मैक्सिमम 20% अलाउड है. तो 1,58,000 का 20 विल बी 30,000 समथिंग. तो अपन ने तो सिर्फ कितना भरा है? 11,000. तो माइनस हो जाएगा. सो 1,40,000 अमाउंट विल बी टैक्सेबल. अरे बहुत अच्छा.
कितने लोगों का राइट था? बाकी लोगों को समझा? कितने लोगों का ये मिस्टेक है बाकी राइट है? टीडीएस ऐड नहीं किया। कितने लोगों ने टीडीएस ऐड किया बट सम रॉन्ग हो गया? टीडीएस ऐड कितने लोगों ने किया? समझा है क्या? बराबर है। सो ये 2000 टीडीएस ऐड करना जरूरी था। फिर आगे बोलो क्या दिया है? रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ फैक्ट्री अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी। लेटिंग आउट ऑफ फैक्ट्री कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। मतलब ये सेपरेबल है, इनसेपरेबल? पूरा किधर जाएगा? अदर सोर्स। किसने बोला? पीजीबीपी कैसे हो गया बेटा? कुछ नहीं बोला है मतलब अपन बिजनेस इनकम अज्यूम नहीं कर सकते। कुछ तो हिंट देना चाहिए कि उसका बिजनेस ही है। तो प्लांट एंड मशीनरी भाड़े पे दिया अलॉन्ग विथ व्हाट? फैक्ट बिल्डिंग। तो रेंटिंग ऑफ फैक्ट्री, कोई सुन रहा है क्या? इनसेपरेबल कितना है? प्लीज बोला। हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं अदर सोर्सेस। यहाँ पे लिमिटेड डिडक्शन मिलता है अनलिमिटेड? जो खर्चा किया है माइनस करो। सिर्फ डिविडेंड में इंटरेस्ट मैक्सिमम 20% अलाउड है। विनिंग्स में डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। बाकी में जो चाहिए वो आप लोग ले सकते हो। प्लीज देखना क्या क्या दिया हुआ है। कलेक्शन चार्जेस। तो कलेक्शन चार्जेस कितना है? माइनस होगा या नहीं होगा? होगा। फिर बाद में क्या बोलता है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग का भी दिया है, मशीन का भी दिया है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? तो 1350 माइनस कर दूं साथ में। नेक्स्ट, रिपेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग कितना है? 4600। और डेप्रिशिएशन कितना है? 18,600। बेटा अगर ये हाउस प्रॉपर्टी होता तो सिर्फ 30% लेते हैं, सब इग्नोर हो जाता। अदर सोर्सेज में सब अलाउड है। कितना आ रहा है? कितने लोगों का राइट है? 5650। किया ही नहीं है, मिस्टेक है? नहीं किया। आगे बोलो। विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। Winnings from lottery net amount 70,000. TDS is 30,000. Winnings from card game 13,500 gross amount. Tax not deducted by the payer. So winnings from lottery, कोई सुन रहा है क्या? कितना दिया है? 70,000। बट ये नेट अमाउंट है। अरे बोलो यार। तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? TDS कितना है? 30,000। तो ग्रॉस अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख। देन विनिंग्स फ्रॉम कार्ड गेम कितना है? और वो ग्रॉस ही दिया है ना, तो अपने को नेट करने का जरूरत नहीं है। जो दिया है वो राइट है। अरे बराबर। सामने वाले ने टीडीएस नहीं काटा, उसके साथ जो होएगा वो देख लेगा गवर्नमेंट, अपने को नहीं सोचना। आगे बोलो। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान। अब कुछ नहीं बोला है तो अपन हमेशा अज्यूम करेंगे आर एंड ओ आर है और सारे इनकम पे टैक्स इंडिया में आएगा। इंडिया का सिक्योरिटी है जापान का, बट कुछ नहीं बोला है तो आर एन ओ आर अज्यूम करके टैक्स भरना है। और कुछ टीडीएस के बारे में नहीं बोला है तो बेटा अपन इंडिया का टीडीएस गवर्नमेंट ऑफ जापान पे नहीं लगा सकते ना। तो अपन अज्यूम करेंगे कि जो ग्रॉस है वही दिया हुआ है। क्यों ग्रॉस अज्यूम किया? इंडिया का नहीं है। इंडिया का होता पेड वेड देता तो सोचते। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स। अरे बराबर है। सो गिफ्ट कहाँ से मिला? पहले फ्रेंड से मिला 1 लाख। अरे कोई सुन रहा है क्या? सो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। कुछ नहीं बोला है मतलब मनी में मिला है 1 लाख। प्लीज गिफ्ट कभी बाहर मत लिखना, पहले एग्रीगेट करना सबका, फिर ही आपको बाहर लिखना है। वापस से बोला है गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड, तो कितने रुपए का मिला? यहाँ पे लिख दो क्या? 1 लाख पहले दोस्त से मिला, 60,000 दूसरे दोस्त से मिला। फिर गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर दिया है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे भाई बहन मेरे रिलेटिव है। सो अगर मेरे भाई बहन मेरे रिलेटिव है तो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट। आगे बोलो। गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर बाय विल। वो विल पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ग्रैंडफादर मेरे रिलेटिव में आते हैं। सो अगर रिलेटिव में आते हैं मतलब वो भी एग्जेम्प्ट ही है। आगे गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड एट द टाइम ऑफ मैरिज कितना है?
एग्जाम क्यों है, एग्जाम क्यों है? बट एट द टाइम ऑफ मैरिज तो फ्रेंड से मिला ना, तो भी एग्जाम है। और फिर वापस से गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड दिया है 20,000, सो टोटल गिफ्ट है 1,80,000 और मनी में 1,80,000 है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सही है क्या? किसी का पूरा आंसर राइट है क्या? कॉपी करो प्लीज, लास्ट में टोटल आ जाएगा तो बिना। अगर बेटा बोलेगा कि आपका बिजनेस है प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देने का या फैक्ट्री बिल्डिंग असेंबल करके देने का, तो ही अज्यूम करने का, नहीं तो कभी नहीं अज्यूम। हम्म, 30% डिडक्शन किधर भी नहीं है। 30% टैक्स रेट है, बट वो विनिंग्स पे। नहीं नहीं, डिविडेंड पे 10% टीडीएस है, डिविडेंड पे 10% टीडीएस, इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस। हाँ, डीम डिविडेंड ना, उस पर भी 10% टीडीएस आता है। हाँ, किधर पड़ गया? सब डिविडेंड पे 10% ही है, 30% कभी नहीं है। किधर पड़ा? विनिंग्स में टीडीएस 30%, विनिंग्स पे, हाँ, डिविडेंड पे नहीं। डन। कितना हटाओ? कोई ऊपर कॉपी कर रहा था? टोटल बोलना मुझे प्लीज।
476 820। डिविडेंड तेरे को 4 कंपनी से मिल रहा है, ABCD से, और इंडियन, फॉरेन, नॉर्मल डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड सब टैक्सेबल होता है। तो चारों कंपनी से जो डिविडेंड मिला टैक्सेबल है, तो अपन ने सबका टोटल कर दिया 70, 43, 2500। बट जो लास्ट वाला डिविडेंड है उस पर TDS काटा है, तो कोई भी इनकम पे अगर TDS काटा है तो उसको अपने को ग्रॉस अप करना है। तो 18,000 पे TDS 2,000 का कटा हुआ है, तो उसको ऐड करूंगा तो 20,000 रुपये इनकम हो गया। तो डिविडेंड से 70, 43, 2500 और 20,000 मिला। बट उसके सामने बाजू में मेरे को बोला है कि लोन पे जो इंटरेस्ट भरा वो अपने को दिया हुआ है, तो लोन का इंटरेस्ट अगर माइनस करेगा तो इनकम नेट आ जाएगा। समझा है कि नहीं यार? क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 10.18। क्वेश्चन 5 पेज नंबर कौन सा है? 10.18। सॉल्व नहीं करना, मैं बता दूं, इसमें थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब पहला नया कॉन्सेप्ट है। X holds the following security on April 1, 2024। अच्छा, अगर तुम लोग को अकाउंट्स आता है अच्छे से तो प्लीज अकाउंट्स को भूल जाना। इधर अकाउंट्स का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अकाउंट्स में पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है तुम लोग को, हो गया? अच्छा ठीक, मतलब अकाउंट्स में ऐसा होता है कि ना, अगर सपोज मैंने ना मैंने एक सिक्योरिटी, सपोज रिलायंस का बॉन्ड खरीदा है अप्रैल में, और ना उस पर इंटरेस्ट मिलता है दिसंबर में, और सपोज मैंने नवंबर में किसी को बॉन्ड बेच दिया। अब ना कंपनी बेटा ये नहीं बोलती है कि हम लोग, अभी मेरे को बोलो मैं रिलायंस हूँ, पहले इसने बॉन्ड खरीदा मेरा, फिर इसने सपोज 2 महीने बाद इसको बेच दिया, फिर इसने सपोज 3 महीने बाद उसको बेच दिया, सपोज कोई सुन रहा है क्या? तो कंपनी बोलती है हम तो ना हिसाब लगाने बैठेगा, 2 महीना इसके पास था, 2 महीने का इंटरेस्ट इसको दो, 3 महीना इसके पास था, 3 महीने का इंटरेस्ट इसको दो। तो हम वो टाइम पास नहीं करने वाला है। कंपनी क्या बोलती है, हमारे लिस्ट में रिकॉर्ड डेट है 1 दिसंबर, क्या हमारे लिस्ट में रिकॉर्ड डेट है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को जिसका नाम है ना, उसको पूरा इंटरेस्ट हम लोग एक साथ दे देंगे। कोई सुन रहा है क्या? तो अगर 1 दिसंबर को इसका नाम रिलायंस के बैलेंस शीट में था तो इसको इंटरेस्ट पूरा मिलेगा। फिर इंटरनली ये आपस में कैसे भी करे, तुम्हारी मर्जी। कोई सुन रहा है क्या? फिर ये पूरा इंटरेस्ट रख ले या आधा इंटरेस्ट किसी को दे दे, जो करना है तुम्हारी मर्जी। इनकम टैक्स भी यही बोलता है, जिसको इंटरेस्ट मिला हम उससे पूरे अमाउंट पे टैक्स लेंगे। वापस से पूछ रहा हूं, मैंने क्या किया, 3 महीना इन्वेस्टमेंट रखा, फिर इसको बेच दिया, 3 महीना इसने रखा, फिर इसको बेच दिया। जब रिकॉर्ड डेट आया तब इसको पूरा इंटरेस्ट मिला, तो टैक्स कौन भरेगा? पूरे अमाउंट पे ये भरेगी। कोई सुन रहा है क्या? हम लोग को टैक्स भरने का जरूरत नहीं, इतना पॉइंट समझेगा। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डज नॉट अक्रू ऑन डे टू डे बेसिस। मतलब उधर ऐसा कंप्यूट नहीं होता है 4 दिन इसके पास था, 8 दिन इसके पास था। इट अक्रूज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्या? इट अक्रूज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो जो डेट पे जिसका बैलेंस शीट में नाम है उसको इंटरेस्ट मिलेगा और वही टैक्स पे करेगा। सिंपल एज दैट। नहीं समझ रहा? अरे समझ रहा है कि नहीं यार? इतना पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो प्लीज। अच्छा, बट लोन पे ऐसा नहीं होता है बेटा। लोन पे आपको इंटरेस्ट मिलता है उतने दिन के लिए जितने दिन आपने लोन लिया या दिया है। आपने बैंक से लोन लिया जुलाई में, तो पूरे साल का इंटरेस्ट भरोगे क्या? नहीं, जुलाई से मार्च भरोगे। अरे यार समझ रहा है क्या? मैंने बैंक में एफडी ओपन किया तो एफडी पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, जितना पीरियड होल्ड किया उतने पीरियड का। तो सिक्योरिटीज में डे टू डे बेसिस पे इंटरेस्ट नहीं होता है, पर्टिकुलर डेट पे होता है। किस पे होता है? पर्टिकुलर डेट। वो डेट पे जिसको पैसा मिला वो टैक्स भरेगा। बट एफडी पे, लोन पे इंटरेस्ट जो होता है डे टू डे बेसिस होता है। क्या होता है? डे टू डे बेसिस। इतना पॉइंट समझेगा? अरे बोलो प्लीज। अब मेरे को बोलो, मुझे मालूम है मेरे पास एक सिक्योरिटी है रिलायंस। अच्छा, 1 दिसंबर रिकॉर्ड डेट है, इसका मतलब इंटरेस्ट कंपनी कितने महीने क्या देगा? पूरे 1 साल का। अरे यार सुन रहे हो क्या? 1 दिसंबर है तो अप्रैल मई जून ऐसा काउंट नहीं करना है। जो रिकॉर्ड डेट है उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है। क्या वाला? जो रिकॉर्ड डेट है उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता है। अगर 2 अप्रैल रिकॉर्ड डेट है तो 2 अप्रैल रिकॉर्ड डेट है तो
2 अप्रैल को 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, 2 अप्रैल और 2 जुलाई रिकॉर्ड डेट है, तो 2 अप्रैल को आधा और 2 जुलाई को आधा। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? सो गवर्नमेंट बोलता है यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स काउंट नहीं करना है, अप्रैल से कितना, जून से कितना, जुलाई से कितना, जो डेट है वो डेट, एक ही डेट है तो 12 महीने का इंटरेस्ट, 2 डेट है तो 6 महीने का इंटरेस्ट। क्या बोला? एक डेट है तो और 2 डेट है तो 6 महीने का इंटरेस्ट। इतना पॉइंट समझ रहा है कि नहीं यार? आंसर बोलोगे प्लीज। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी? डे टू डे बेसिस या पर्टिकुलर डेट? तो वो डेट पे जिसका नाम है इंटरेस्ट उसको मिलेगा और टैक्स भी उसी को भरना है। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? और बॉन्ड्स, सॉरी लोन्स पे डे टू डे बेसिस, एफडी पे डे टू डे बेसिस। इतना पॉइंट समझेगा? बोलो प्लीज, आंसर बोलो ना। मैंने रिलायंस का शेयर होल्ड किया हुआ है, सिक्योरिटी है मेरे पास, मेरे को बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है, 5 साल का बॉन्ड है, मेरे को 5 साल रखने का, अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है। रिकॉर्ड डेट है 1 दिसंबर। क्या बोला? अब मुझे मालूम है 1 दिसंबर को यार मेरे पास इंटरेस्ट आएगा और मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। सो मैंने गणेश से पूछा, अभी गणेश को मैं 10 साल से जानता हूँ, कोई सुन रहा है क्या? तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, मालूम है मेरे आजू बाजू रहता है, सब है। तो मैंने क्या किया, गणेश को बोला, गणेश यार एक काम करता हूँ, मैं तेरे को है ना एक 10 लाख का सिक्योरिटी ट्रांसफर करता हूँ। कोई सुन रहा है? कितने का? 10 लाख का। और बोलता है सर मैं क्या करूँ उसका? मतलब कुछ मत कर, बस 10 लाख का सिक्योरिटी तेरे पास रख और मैं तेरे से 1-2 हफ्ते बाद तेरे से वापस से मांग लूंगा। कोई सुन रहा है क्या? बोलता है सर ऐसा क्यों करा? मतलब बाद में बता दो। सो मैंने क्या किया, 10 लाख का सिक्योरिटी 25 नवंबर को गणेश को दे दिया। 1 दिसंबर को इंटरेस्ट किसको मिलेगा? गणेश को ना। आज तो उसके नाम पे सिक्योरिटी है, गणेश को 1 दिसंबर को इंटरेस्ट मिल गया और 12 दिसंबर को मैंने गणेश से वो वापस से खरीद लिया। तो पहले किसके पास था? नीरज के पास। और मैंने गणेश को देके गणेश से वापस लिया, तो अभी अल्टीमेटली किसके पास आ गया? नीरज के पास। तो मेरा सिक्योरिटी मेरे पास आ गया। अब उस पर जो इंटरेस्ट था 1.5 लाख रुपया, बेटा वो गणेश को मिला, टैक्स कौन बनेगा? और गणेश सपोज उसका इनकम स्लैब रेट से नीचे, क्या इनकम स्लैब रेट से नीचे, तो उसको टैक्स तो 0 आ गया। और मेरे को 30% आता, तो 1.5 लाख पे 30% मतलब 45,000, मेरे को 45,000 टैक्स भरना पड़ता। तो मैं गणेश को क्या करूंगा, 15,000 रुपए दे दूंगा, उसको 15,000 बैठे बैठे मिल गया, मुझे 30,000 का टैक्स बच गया। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? तो बेटा ये जो सेम डे इंटरेस्ट जो डे टू डे बेसिस पे अक्रू होता है ना, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट बोलता है जो हाई इनकम क्लास असेसी है उन लोग सिक्योरिटी लो इनकम क्लास असेसी को ट्रांसफर करते हैं। क्या बोला? हाई इनकम क्लास असेसी लो इनकम क्लास असेसी को रिकॉर्ड डेट से पहले ट्रांसफर करते हैं और रिकॉर्ड डेट के बाद वापस से खरीद लेते हैं। क्या बोला? रिकॉर्ड डेट के बाद वापस से खरीद लेते हैं और ऐसे करके इन लोग टैक्स बचा रहे। क्या बोला? ऐसे करके इन लोग। तो यार अपने को तो रास्ता बंद करना पड़ेगा ना यार ये वाला। तो गवर्नमेंट बोलता है जो भी इंटरेस्ट गणेश को मिला है वो इंटरेस्ट नीरज के इनकम में ऐड हो जाएगा। कितना गणेश को मिला था? 45, 1,50,000 कितना मिला था गणेश को? 1,50,000। तो मेरे इनकम में ऐड हो जाएगा, मतलब उस पर टैक्स मुझे ही भरना पड़ेगा। चलो उस पर टैक्स मुझे। तो अगर मैं अभी गणेश को ट्रांसफर करूं तो कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं। तो लोग पहले ऐसा कर रहे थे और फायदा उठा रहे थे, अब करना बंद कर दिया बिकॉज गवर्नमेंट ने रास्ता बंद कर दिया। इसको बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? क्या होता है इसमें? दूसरे के नाम पे अपन सिक्योरिटी दे देते, कभी देते रिकॉर्ड डेट से पहले और रिकॉर्ड डेट के बाद वापस से रीपर्चेस करते सेम या सिमिलर सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट उसको मिलता है बट टैक्स किसको भरना है? अपने को भरना है। इसको बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। समझ रहा है कि नहीं यार? पढ़ो, पेज नंबर कौन से पे पढ़ना है? 10 पॉइंट कौन से पे? 14, 10.14 नीचे लिखा है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। फटाफट रीड करो एक बार जल्दी।
पढ़ा क्या? एंड तक पढ़ा है? हाईलाइट करो फर्स्ट पेज पे 10.14 पे हाईलाइट करो. Does not accrue on day-to-day basis. Does not accrue on day-to-day basis. Next line पे हाईलाइट करो. Received by a person. Same line पे hold security on a particular date. Hold security on a particular date. लिखा. Next पेज पे सेकेंड लाइन पे पर्सन होल्डिंग, सेम लाइन पे ट्रांसफर देम बिफोर द ड्यू डेट. ट्रांसफर देम बिफोर द ड्यू डेट. नेक्स्ट लाइन पे रिक्वायर्ड वर्ड को कैंसिल करके लिखो री अक्वायर. तो री अक्वायर हाईलाइट करो. री अक्वायर आफ्टर द ड्यू डेट. री अक्वायर आफ्टर द ड्यू डेट. सॉरी. नेक्स्ट में हाईलाइट करो इंटरेस्ट टैक्सेबल ट्रांसफरी. इंटरेस्ट टैक्सेबल ट्रांसफरी. नेक्स्ट लाइन पे इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. मतलब गणेश को जो इंटरेस्ट मिला नीरज के हाथ में टैक्स हो जाएगा. लास्ट में लिखा है हाई इनकम क्लास असेसी ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी टू लो इनकम क्लास असेसी. वो छोड़ दो काम करने. कितना पॉइंट समझेगा? इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन. पेज नंबर 10.18 पे क्वेश्चन नंबर 5. पे क्वेश्चन 5. X holds मिला? X holds following security on April 1, 2024. Rupees 1,48,000, 10% security of Tamil Nadu government and 40,000 5% non-listed debenture of ABC Limited. Interest on both this case is payable on December 11 every year. On August 1, 2024, X borrows 20,000 at 7% per annum and invest it is purchasing 20,000 7.5% security of central government. Due date of interest is March 15 every year. Interest due on March 15 is received in April 2. Interest for borrowing for the period ending 31st March 25 is however paid on April 15, 25. His business income is 7,86,000. Determine taxable income of X assuming he maintains books of accounts on cash basis and books of accounts on mercantile basis. सिर्फ रीड करो ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. पढ़ा क्या? बोलो ना. Rupees 1,48,000 10% security of Tamil Nadu government and 40,000 5% non-listed debenture of ABC Limited. Interest on both the cases payable on December 11 every year. तो December 11 हर साल अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है, कोई सुन रहा है क्या? तो मतलब मैं बोल सकता हूँ अपने को टैक्स आएगा नहीं आएगा. पहले तो कैश और मर्केंटाइल का मतलब समझाओ. पैसा आया तो रिकॉर्ड, गया तो रिकॉर्ड, कौन से साल का मैटर नहीं करेगा. मर्केंटाइल में
जो ईयर का है वो ईयर में रिकॉर्ड करना है। क्या ला? जो ईयर का है वो ईयर में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे बेटा बोला इंटरेस्ट ऑन बोथ द केसेस इज पेएबल ऑन December 11 एवरी ईयर। तो अगर हर साल 11 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने वाला है, कुछ नहीं बोला है तो मिला ही होगा ना यार। तो कैश में भी रिकॉर्ड होएगा, मर्केंटाइल में भी रिकॉर्ड होएगा। कैश में रिकॉर्ड होएगा बिकॉज अपन अज्यूम कर रहे हैं कि पैसा मिल गया, और मर्केंटाइल में तो वैसे ही होने वाला था। कितने रुपए का इंटरेस्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट का? 1,48,000 का। अरे बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो कैश बेसिस में भी टैक्सेबल है, मर्केंटाइल में भी टैक्सेबल है। एबीसी लिमिटेड का 40,000 रुपए का है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना होएगा? 2,000 कैश में भी मर्केंटाइल में भी। कैश में टैक्सेबल क्यों है? हाँ अज्यूम करेंगे ना, नहीं बोला है तो 11 दिसंबर को मिल जाता होगा। और मर्केंटाइल में वो तो करंट ईयर का तो टैक्सेबल होएगा, उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। इतना पॉइंट समझ रहा है? श्योर, आगे बोलोगे। X borrows 20,000 at 7% per annum and invest it in purchasing 20,000 7.5% सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मैंने लोन लिया और लोन लेके गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीदा, तो पैसा इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा आएगा। अरे कोई सुन रहा है क्या? वापस से पढ़ो। X borrows 20,000 at 7% per annum and invest it in purchasing 20,000 7.5% सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मैं बोल सकता हूं अपने पास अभी सिक्योरिटी है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे बोलो यार, कितने का सिक्योरिटी है? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%। अरे बोलो प्लीज यार। ड्यू डेट इज March 15 एवरी ईयर। इंटरेस्ट ड्यू ऑन March 15 इज रिसीव्ड इन April 2। मार्च का इंटरेस्ट अप्रैल में मिल रहा है, तो कैश बेसिस में नहीं आएगा। March 25 अप्रैल 25 दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर चला गया ना यार, तो इसलिए कैश में नहीं आएगा। कैश में जो ईयर का है वो ईयर में रिकॉर्ड होता है। अच्छा, मर्केंटाइल बेसिस में आएगा बिकॉज करंट ईयर का ही है। कोई सुन रहा है क्या? कितना है? 7.5%। वेट करो, कितने लोगों को नहीं समझा? कैश में क्यों नहीं आया? बोलता है इंटरेस्ट ड्यू ऑन March 15 इज रिसीव्ड ऑन April 2। बेटा कैश में अपन वो ईयर में रिकॉर्ड करते हैं जो ईयर में पैसा मिल रहा है। March 25 में पैसा मिला या April 25? मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 25-26। तो अपने करंट ईयर में नहीं आया। इज दैट मच क्लियर? मर्केंटाइल में कौन से ईयर में रिकॉर्ड होता है? जो ईयर का इनकम है वो ईयर में। तो इनकम कौन से ईयर का है? 24-25। तो कौन से ईयर में रिकॉर्ड होएगा? 24-25। आंसर बोलोगे बेटा प्लीज, पढ़ के बोलना। मेरे को बोला है ऑन August 1 फर्स्ट पैराग्राफ, जो सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, ऑन August 1 24 X बोरोज। आगे नहीं पढ़ रहा हूं मैं बेटा। मैंने August 1 को लोन लेके गवर्नमेंट में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा या अगस्त से लेके मार्च तक का? सोच के पढ़ के बोलो, वापस पढ़ के बोलो। 4 लाइन पढ़ो सेकेंड पैराग्राफ का। August 1 में लोन लिया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, तो इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा या August 1 से मिलेगा? सोच के कभी से पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं यार, वही तो पढ़ाया था। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डे टू डे बेसिस पे अक्रू नहीं होता है, कभी भी खरीदो। ड्यू डेट क्या है? March 15, तो पूरे साल का इंटरेस्ट March 15 को मिलेगा। प्लीज पढ़ो तुम लोग यार, डिफरेंस समझो बेटा, डिफरेंस। लाइन नंबर 2 में लास्ट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? पढ़ो आगे तक, पढ़ो आगे तक। 7.5% सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक बार पढ़ो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ो ना। 7.5%, 7.5%, 7.5% पर एनम बोला है या 7.5% बोला है? तो पर एनम नहीं बोला है तो अपन हमेशा पूरा इंटरेस्ट लेने का रहता है। अरे यार समझ रहा है क्या? पर एनम बोलेगा ही नहीं, सिक्योरिटी में पर एनम होता ही नहीं है। तो सुन रहा है क्या? फर्स्ट लाइन पढ़ो। 10% सिक्योरिटी ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। 10% पर एनम सिक्योरिटी बोला है, 10%। तो पूरे साल पूरा 10% अपने लिए टैक्सेबल। कोई सुन रहा है क्या?
आगे बढ़ो, 5% नॉन लिस्टेड डिबेंचर, 5% पर एनम या 5%, तो पूरा एक साथ टैक्सेबल। 7.5% पर एनम या 7.5%, तो पर एनम देगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर पर एनम दे दिया तो बात अलग है, अदरवाइज अगर पर एनम नहीं दिया है तो ऑलवेज पूरा इंटरेस्ट जो है वो एज इट इज आएगा। मर्केंटाइल बेसिस पे, कैश बेसिस में तो पैसा आया ही नहीं ना बेटा, उस ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। जो ईयर का इनकम है वो ईयर में रिकॉर्ड होता है। तो तुमने एडमिशन लिया करंट ईयर में, मार्च में आपने बोला कि सर 2 दिन बाद फीस भरूंगा, आपने अप्रैल में फीस भरा, बट एडमिशन मार्च में लिया तो करंट ईयर में टैक्सेबल मर्केंटाइल में, और कैश में अप्रैल में टैक्सेबल। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्यों नहीं समझ रहा यार? आगे बोलो प्लीज। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31st मार्च इज हाउएवर पेड बाय एक्स ऑन अप्रैल 15। मिला? प्लीज बोलो, ये सिक्योरिटी अपने पैसों से खरीदा था या लोन के पैसों से? तो इंटरेस्ट ऑन लोन रखना या माइनस हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कैश बेसिस में माइनस तो नहीं होएगा। क्यों माइनस नहीं होएगा? वहां पे लिखा हुआ नहीं, इनकम नहीं है उसके वजह से नहीं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फॉर ईयर एंडिंग मार्च इज पेड इन अप्रैल, तो इंटरेस्ट बैंक को मार्च का इंटरेस्ट मार्च में भरा है अप्रैल में भरा, तो करंट ईयर में भरा ही नहीं, तो करंट ईयर में माइनस होने वाला नहीं। मर्केंटाइल में भरो या मत भरो, माइनस होगा नहीं होगा? बोलो कितना माइनस करो, अमाउंट बोलो। 14। अरे यार बोलो अमाउंट कैसे आया बताओ। एक्स बोरोस 20,000 एट द रेट 7%, 20,000 इंटू 7%। कोई सुन रहा है क्या बेटा? प्लीज बोलो। अगस्त में लोन लिया था, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना लोन नहीं था, तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट लूं या 8 महीने का? सोच के बोलना। क्यों 8 महीने का? डे टू डे बेसिस क्यों? अभी तो अपने बड़ा डे टू डे नहीं होता है, वो सिक्योरिटीज पे होता है। ये सिक्योरिटी या लोन है, लोन है, इसके लिए अपने को डे टू डे लेना पड़ेगा। अच्छा आंसर बोलोगे बेटा? 7% के आगे क्या लिखा है? नहीं आगे बढ़ो ना, 7% के आगे क्या लिखा है? पर एनम। अरे लोन में 7% पर एनम लिखेगा बिकॉज इंटरेस्ट पूरे साल का होता है यार, इसके लिए वो पर एनम है, तो अपन ने 8/12 लिया। तुमको लगता है घर पे जाके ये सब तुम लोगों को याद रहेगा? सवाल ही नहीं होता। लिखो पेंसिल से उधर, वहां पे हाईलाइट करो पर एनम, नहीं तो नीचे नोट लिखा दूंगा, याद दिला देना बस। कितना आता है अमाउंट? 933.333 और कुछ नहीं दिया है। सो यहाँ पे कैश बेसिस में 16,800 रुपया आएगा, और मर्केंटाइल में 18,300, 17,667, 17,367। इज दैट पॉइंट क्लियर? पहले सम के स्टार्टिंग में नोट लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे नोट लिखो स्टार्टिंग में। अंडर कैश सिस्टम, अंडर कैश सिस्टम, अंडर कैश सिस्टम income and expenses are recorded, income and expenses are recorded, income and expenses are recorded in the year, in the year in which it is received, in the year in which it is received। लिखा। नेक्स्ट लाइन पे अंडर मर्केंटाइल सिस्टम, अंडर मर्केंटाइल सिस्टम it is recorded, it is recorded in the year, in the year to which it pertains, in the year to which it pertains। लिखा है कि नहीं? सही है। फिर ये आंसर कॉपी करो, नीचे नोट लिखाने का याद दिलाना प्लीज।
सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। खत्म किया? नीचे नोट लिखो। नोट लिखना। while interest on securities while interest on securities does not accrue on day-to-day basis, while interest on securities does not accrue on day-to-day basis, interest on loan does accrue on day-to-day basis. Interest on loan does accrue on day-to-day basis. Does accrue on day-to-day basis. लिखा है। Therefore, while computing interest on loan, we did 8 by 12 months. समझाएगा? थोड़ा तो समझाएगा। समझ रहा है कि नहीं यार? फाइन। गो फॉर पेज नंबर, आ जाओ 10.19 पे। 10.19 पे पहुंचे? एग्जैक्ट 8 मिनट का टाइम दे रहा हूं बेटा, विथ सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है पूरा, मिल रहा है? होमवर्क प्रॉब्लम है, फटाफट यहाँ पे आंसर देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में 2 पॉइंट सॉल्व करके आंसर पेंसिल से लिखो, बाजू पीछे चेक करो राइट है या रॉन्ग है। तो सुन रहा है क्या? कुछ मिस्टेक है, नहीं समझाया तो पूछना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन मास्टर प्रॉब्लम है, एग्जाम पे एक सम रिवाइज करना है तो 1 और 8 2 और 8 रिवाइज कर सकते हो, 2 और 8। क्वेश्चन नंबर 8 Yes.
आया आंसर? मिस्टेक है कुछ सॉल्यूशन में है कि नहीं है? कौन से में? क्या एग्जाम्प्ट है वो? अब वो पढ़ेंगे सैलरी में, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। सैलरी पढ़ाऊंगा तो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ उधर आएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वो डिडक्शन में आएगा, बट वो पढ़ लो।
एनएससी गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट इशू करता है। जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है वैसे सेविंग्स ये डिबेंचर जैसा होता है। सो वो इंटरेस्ट उसका एग्जेम्प्ट है, वो अपन 80C में पढ़ेंगे डिटेल में। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है, और वो उसका जो इंटरेस्ट है वो री इन्वेस्ट करोगे तो डिडक्शन और मिलेगा। क्वेश्चन आएगा इन लोग ने क्या किया, टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल किया ना, हाँ टैक्सेबल बराबर है, री इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलता है। टैक्सेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्या अपन ने PNGRC में पढ़ा क्या, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं पढ़ा है ना, तो टैक्सेबल। हाँ वो प्लान अलग है, सेविंग्स अलग है। तो पहले तो NSC बता रहा हूं, NSC के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब इट इज टैक्सेबल। वो री इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो डिडक्शन मिलता है, बट वो ये चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, 80C में जाएगा। प्रोविडेंट फंड तुम लोग का मिस्टेक हो सकता है। और किधर, हाँ तो वहां पे 220 आएगा ना, बिकॉज मैक्सिमम तो 20%। किधर लिखा है बेटा, हाँ 8600 है, 8000 है, तो 8000 है तो उसके लिए वो 20% से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा, मैक्स 20% मिलेगा। और कोई मिस्टेक है, बराबर है, बाकी सब तो क्लियर है कि नहीं है। सही है, टेक अ ब्रेक देन। NSC वाला छोड़ दो, वो टैक्सेबल है।